स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी के आज के सेशन में आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सेकंड एंड लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आप जानेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे और उसके लिए एक एक्सप्रेशन भी हम लोग डिफाइन करेंगे, निकालेंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। बेटे सोचो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है बी। आप सोचो कि अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगाए, लेट इट बी एफ ए बी। ए बी क्यों? क्योंकि ए ने बी की ओर फोर्स लगाया है। तो ऐसा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि बी भी सेम फोर्स ए के ऊपर लगाएगा। समझ गए? और इसीलिए लिखा हुआ है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेम फोर्स लगाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? बी ए क्यों है? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम बी टू ए। और ऐसा कहा जाता है कि एफ ए बी ये जो फोर्स होगा और एफ बी ए ये जो फोर्स होगा, ये दोनों इक्वल होगा। द ओनली डिफरेंस इज देयर डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए डायरेक्शन के लिए आप नेगेटिव साइन देते हैं। इधर से गया तो अगर आपने इसे पॉजिटिव कंसीडर किया है तो इधर से लगने वाले फोर्स को आपको नेगेटिव लेना होगा, राइट? तो ये था देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बेटे इस फोर्स को अगर आपने एक्शन कहा है तो ये उसका रिएक्शन फोर्स है। एक इंपॉर्टेंट बात कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन रिएक्शन दोनों कभी एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे एक्शन एंड रिएक्शन के लिए। ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। कुछ और जानते हैं आप, एक बात और याद रखना। अच्छा, आप सोचो कि अगर आप दीवार पे एक फोर्स लगाते हो तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। आपने मान लो उसे धक्का दे दिया जोर का और वो गिर भी गया, दीवार आपका गिर भी गया, तो आप रिएक्शन में क्या देखोगे? आपके ऊपर भी कुछ फोर्स तो लगा होगा। डिफरेंस क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू फोर्सेस मे और मे नॉट बी इक्वल। आपने यहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, लेट इट बी ए बी, और यहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बी ए, दे मे बी डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ठीक है? यही रीजन है कि आप सोचो आप किसी स्टैग्नेंट जगह पे आप ले लो, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक इंसान इस तरह से बोट एक रखा हुआ है पानी में आपके, और वो यहां से इस तरह से छलांग लगाता है यहां के लिए, ठीक है? ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सोचो ये बोट जिसको कोई सपोर्ट नहीं है पीछे से, अगर आप बोट के इस हिस्से पे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो बोट भी इसके अकॉर्डिंगली इस डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लगाएगा, ठीक है? और नतीजा क्या होगा? आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आप में आगे की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट बोट में भी पीछे की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। रिजल्ट क्या होता है इस केस में? अगर बोट हल्का हुआ या आपने जोर से धक्का दिया तो कभी कभी क्या होता है कि बोट आप जैसे धक्का दोगे ये पीछे चला जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो ये व्यक्ति, इसका टारगेट पॉइंट है यहां किसी तरह से आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता है और आप पानी में यहां गिर जाओगे, और गिरोगे तो आप समझ रहे हो क्या होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपने समझा कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय टू सेम फोर्सेस मे और मे नॉट बी इक्वल। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब गन चलाते हो, आप नहीं चलाते हो, जब मूवीज वगैरह में गन चलाते हुए देखते हो या बड़े बड़े टैंक्स को आप देखोगे तो आप क्या देखोगे? जब गन चलती है तो आपका बॉडी या जो भी गन चला रहा होता है उसका बॉडी पीछे की ओर रिकॉइल करता है इस तरह से, है ना? गोली चली और पीछे इस तरह से रिकॉइल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट जो ही आगे की ओर बढ़ता है उसे एक एक्सेलरेशन चाहिए होता है बुलेट को इस डायरेक्शन में जाने के लिए, इसलिए वो गन के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है
रिजल्ट क्या होता है, बुलेट आगे एंड गन पीछे। बट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन गन, क्या गन जिस वेलोसिटी से जा रहा होता है, जिस एक्सेलरेशन से वो जा रहा होता है, क्या उतना ही एक्सेलरेशन आपके गन में आता है? नहीं, गन में उतना एक्सेलरेशन क्यों नहीं आता है? क्योंकि बुलेट का मास कम है, वो लंबी दूरी तय करेगा। गन जो होता है वो बुलेट के मास के मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी होता है। और आप देखते होंगे गन को सेफली चलाने का रूल आप देखते होंगे कि कंधे का सपोर्ट दिया जाता है गन को। इस तरह से कंधे का सपोर्ट जब आप दे देंगे तो वो गन जो है वो आपके बॉडी का एक पार्ट बन जाएगा। गन देन योर बॉडी। तो बुलेट अगर पीछे की ओर आपको एक्सेलरेट करना चाहे भी तो उसको आपके पूरे बॉडी को, गन के साथ आपके पूरे बॉडी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। आप रिजल्ट समझ रहे हो ना क्या होगा? आप बस थोड़ा सा रिकॉल करते हो, बुलेट काफी आगे। ठीक है, तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप समझ गए, एक्शन एंड रिएक्शन का खेल है। एक्शन जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, रिएक्शन उस पर नहीं लगेगा। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट, इसका कुछ मास होगा, लेट एम ए बी इट्स मास। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लो एम बी। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। और मान लो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी हो यू ए और इसका इनिशियल वेलोसिटी यू बी, और दोनों एक ही रास्ते पर इस तरह से चल रहा हो। अब रास्ता बेटा इतना संकरा है कि उस पर एक साथ दो कारें नहीं जा सकती हैं। अचानक इसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। तो होगा क्या, ये जो कार है वो इसको टक्कर मारेगी। अब अगर इसने इस पर टक्कर मारी तो अब सोचो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। हाँ, एक तो डेंट आएगा, इसके पीछे की लाइट जो है वो टूट जाएगी। कुछ और, अगर आप टक्कर मारोगे इस कार से इसमें तो हो सकता है ये कार कंप्लीटली रुक जाए। टक्कर मारने के बाद ये कार कंप्लीटली रुक जाए और ये और तेजी से निकल जाए। पहले इसकी जो भी रफ्तार होगी उससे इसकी रफ्तार थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। आप देखते होंगे ट्रैफिक वगैरह में, कभी मूवी वगैरह में, कि अगर कार वाला इस तरह से, कार में कोई हीरोइन बैठी हुई है और पीछे से कोई आकर टक्कर मार देता तो हीरोइन थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो भी मोमेंटम रिलीज किया वो मोमेंटम इसने गेन किया, और इसलिए हीरोइन इस तरह से आगे झटके खाती है, या हीरो भी झटका खाता है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। और फिर क्या होता है, हाँ, तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये इस पर टक्कर मारे तो ये थोड़ा सा वेलोसिटी गेन करे और ये थोड़ा सा वेलोसिटी लूज करे। एक्चुअली में जो वेलोसिटी गेन और लूज हो रहा, इसका मतलब हुआ कि वो मोमेंटम गेन एंड लूज हो रहा। और ये स्टेटमेंट आपको क्या कहता है कि जो भी मोमेंटम, इन दोनों का जो मोमेंटम रहा हो टकराने से पहले इसका मोमेंटम मान लो रहा एम ए यू ए और इसका मोमेंटम रहा एम बी यू बी, और आप क्या करोगे, दोनों को जब टकराओ, दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने पे समेशन क्या आएगा? आप सोचो, टकराने के पहले, ये है बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। टक्कर से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? एम ए यू ए, इसका मोमेंटम होगा एम बी यू बी, और टोटल मोमेंटम क्या होगा? दोनों का सम। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब गाड़ी में टक्कर हो गई, इस तरह से टक्कर होने के बाद जो कारें हैं वो फिर किसी रफ्तार से चलने लगी। मान लो उसकी जो रफ्तार होगी वी ए हो जाती है, शुरू में यू ए थी, रफ्तार चेंज होकर वी ए हो जाती है। एम बी जो है, जो मास वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको यू बी था, टक्कर के बाद वी बी हो जाता है। तो अब मोमेंटम आप बताओ, फिर आप बताओगे मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम ए वी ए, और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो जाएगा एम बी वी बी, एंड टोटल मोमेंटम दोनों का सम। ये तो
ये लॉ आपको क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब ये जो मोमेंटम होगा, आपने जो भी ऐड करके निकाला, मान लो 100 आता है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो यहाँ पे 100 आता है। आपने देखा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मोमेंटम लूज करेगा, बदले में कोई दूसरा उसके मोमेंटम को गेन करेगा, उसके बावजूद भी जब आप दोनों को ऐड करोगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन तो वो सेम आएगा। यहाँ पे भी 100 ही आएगा अगर यहाँ 100 आता है तो। यही स्टेटमेंट अब हम लोग एक्सप्रेशन के साथ प्रूव करेंगे। ये था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बेटे अब दूसरे पहलू को देखते हैं क्वेश्चन के। अगर आप कहेंगे चेंज इन मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट ए, ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसमें टोटल कितना चेंज आया होगा मोमेंटम का, तो आप कहेंगे अभी हुआ है ये MAVA, पहले था MAUA। चेंज इन मोमेंटम दोनों का सम कर दोगे, सॉरी दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर आप ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम के नीचे अगर आप T लगा दो, मान लो T टाइम के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट इस तरह से वेलोसिटी गेन करके चलने लगते हैं। T टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी VA हो जाती है और इसकी वेलोसिटी VB हो जाती है। UA से VA होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमारा क्या है, T। तो ये था चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये टाइम। तो आपको पता था कि नीचे टाइम अगर आप लगा दोगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। आप इसमें लगा दोगे F, ये फोर्स का डेफिनेशन नहीं दे देता है चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया FAB। AB क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है वो A से B की ओर है। दूसरे तरफ आप देखो या दूसरी तरफ देखो, चेंज इन मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट B, इसमें मोमेंटम का क्या चेंज आया होगा, आप बताएंगे MBVB माइनस MBUB, राइट। वंस अगेन आप यहां भी डिवाइडेड बाय T करोगे, ये आपको क्या देगा, फिर से आपको फोर्स देगा, बट ये फोर्स जो होगा वो FBA होगा, है ना। क्योंकि अगर आप इसमें टक्कर मारोगे और आपने अगर कोई फोर्स इसके ऊपर लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्ट भी पीछे वाले के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय FBA। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको कहता है, आपने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ा था आपने कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट देयर डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब ये जो आपने जो यहाँ पे FAB निकाला है और यहाँ जो आपने FBA निकाला है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फर्क क्या है बच्चे, सिर्फ एक माइनस का। तो आप जान रहे हो बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं है, तो आपके स्पेस को बचाने के लिए या अपने मेहनत को बचाने के लिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, यहां माइनस लगा दे रहा हूं मैं इस तरह से, है ना। आप समझ गए ना ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है FAB और FBA दोनों सेम है, फर्क है सिर्फ एक माइनस साइन का। तो आइए आगे देखते हैं। ये है आपका एक्सप्रेशन। अब आप देखोगे कि TT कट जाएगा, TT आप चाहो तो काट लो, नहीं काटोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद काटना पड़ेगा। इसे सॉल्व करो तो आएगा MAVA माइनस MAUA इज इक्वल्स टू माइनस MBVB प्लस MBUB। इसे सॉल्व करें, माइनस वाले को आप इधर ले आओ और इस माइनस वाले को उधर भेज दो, तो यहां बच जाएगा MAVA। ये पॉजिटिव था, मैंने यहां लिख दिया, इस माइनस वाले को इधर लाओ तो ये प्लस हो जाएगा, बचेगा MBVB इज इक्वल्स टू, आप इसे यहीं रख लो, MBUB, इसे आप उधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो होगा MAUA। तो ये जो एक्सप्रेशन आपने लाया है, यही एक्सप्रेशन है कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम का आप देखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और ये एक्सप्रेशन वही तो कहता था, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का मोमेंटम सेम होता है, कंजर्व्ड होता है। दैट मीन मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसा मास में आपने देखा था, अगर एक वेलोसिटी टक्कर के टाइम ड्यूरिंग कोलिजन, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन कैन नीदर बी गेन्ड और नॉर बी लॉस्ट। ठीक है, गेन और लूज नहीं होता टक्कर के दरमियान ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये आपका एक्सप्रेशन था, आपने सीखा। आइए एक क्वेश्चन इस पे छोटा सा करते हैं। तो बड़े क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही है। यहां क्वेश्चन क्या है कि एक गन है, ठीक है, जिसका मास है 2 kg। एक बुलेट है गन में लगा हुआ और उसका मास आपको दे रखा है 20 ग्राम। और बड़े क्वेश्चन बनाते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे केजी है और यहाँ पे ग्राम है। दूसरी बात कि अभी ये गन फायर नहीं हुआ है, तो बताओ अगर गन फायर नहीं हुआ है तो गन की कोई वेलोसिटी होगी, रिकॉइल वेलोसिटी? नहीं। बुलेट भी अभी रुका हुआ है, तो बुलेट का भी अपना कोई वेलोसिटी होगा नहीं। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड, बुलेट इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की वेलोसिटी आपको दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। अब सोच लो 150 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से बुलेट वहां से फायर हो गया। अगर बुलेट फायर हुआ तो गन भी जरूर पीछे की ओर रिकॉइल किया होगा। तो वही रिकॉइल वेलोसिटी आपको बतानी है कि गन किस वेलोसिटी से पीछे की ओर भागेगा। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको लगाना अभी जो आपने पढ़ा। क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। आपको पिस्टल का रिकॉइल वेलोसिटी बताना है कि ये गन, अगर ये बुलेट आगे 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर बुलेट फायर हुई है तो आप बताओ कि ये जो गन है उसमें क्या वेलोसिटी आया होगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ एक छोटा सा डेटा लिख रखा है, जो कुछ दे रखा। आप सोचो कि बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी, अभी बुलेट फायर नहीं हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो मोमेंटम अगर आपको निकालने बोले तो आप करोगे मास इनटू वेलोसिटी, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। ये 0 हो गया। अब आप सोचो वही फर्स्ट स्टेप में ही, अभी पहला ही ये है बिफोर फायरिंग। अभी बुलेट फायर नहीं हुआ है। मास ऑफ द गन है 2 kg। मास तो 2 kg है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 होगा क्योंकि फायर हुआ ही नहीं है। तो ना बुलेट का अपना कोई स्पीड होगा ना गन का, तो मोमेंटम 0। अब बेटे अगर आपसे पूछे कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 0 + 0 बिकम्स 0। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग आप यहां पे लिख लो। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम को मैंने पी से डिनोट किया है, बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू 0। अब यहां आते हैं, बुलेट एक बार फायर हो गया 150 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से बुलेट चल रहा है। आप यहां पे लिख लो 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का आपको मास दे रखा 20 ग्राम। आप निकालोगे मोमेंटम 20 ग्राम इंटू 150 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा ग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो भी आए, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। आगे मास ऑफ द गन 2 kg दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ द गन यू डोंट नो, मोमेंटम हो जाएगा, आप इसे v की जगह v ही रख लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द गन vg लिखकर छोड़ देते हैं। आप करोगे 2 kg 2000 ग्राम इंटू vg, तो आप इसे इंटू vg लिखकर छोड़ दो, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम अगर आपको यहां से निकालने बोले तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे। इन ऐड करोगे तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा?
आप लिखोगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या सॉरी आफ्टर फायरिंग इज इक्वल्स टू 20 इंटू 150 प्लस 2000 इंटू वीजी। ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जानते हो कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, और टोटल कोलिजन का एग्जांपल मैं यहां पर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बुलेट और गन के बीच में कोलिजन हुआ है, टकरार हुआ है, दोनों टकराया है एक दूसरे से, इसीलिए कोलिजन के प्रिंसिपल पे ये काम करेगा और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग दोनों सेम होगा, इसलिए ये जो मोमेंटम होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहां पे 20 इंटू 150 है, मैं यहां बना दे रहा हूं, आप लिखोगे 20 इंटू 150 इज इक्वल्स टू, आप इस पूरे नंबर को उधर भेज दो, तो यहां पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आप लिखोगे माइनस 2000 इंटू वीजी। अब बेटे ये नंबर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा उधर डिवाइड, तो आंसर आएगा 20 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2000, ये जो आएगा वो वीजी का वैल्यू आएगा। और याद रखना यहाँ पे माइनस 2000 है, तो यहाँ पे आप माइनस दे दो। अब इसे सॉल्व करो, 0 0 0 0 5 4 = 20, 5 3 = 15, 2 से आप 4 को काट दो 2 टाइम्स, आंसर आया आपका 3/2, ये Vg का वैल्यू है माइनस बी, और 3/2 आप जान रहे हो आंसर किस चीज में आएगा, यूनिट क्या है, ग्राम मीटर पर सेकेंड। और बेटे यूनिट नहीं दोगे हाफ मार्क्स तो मिनिमम डिडक्ट होगा, तो फ्री का मार्क्स मत कटवा लेना। रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपने रिजल्ट लाया है -1.5 मीटर पर सेकेंड, वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसे पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को, राइट वर्ड को आपने पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव होगा। ये इंडिकेट कर रहा कि गन के रिकॉइल का डायरेक्शन क्या होगा, बुलेट अगर इधर जा रहा तो गन इधर जाएगा। नेगेटिव साइन आपको यही बता रहा कि बुलेट के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगा, और इसी को आप रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। यह आपने निकाला -1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस वॉज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बेटे एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन और बड़ी मजेदार हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 9.8, इसे आप बनाना, और अगर बनाने में कोई डाउट हो तो आप जान रहे हो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां आपके डाउट लिखने हैं। अगर परेशानी फिर भी हुई तो चूंकि ये सेकेंड एंड लास्ट लेक्चर था फोर्स का, बट हम लोग सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने के लिए अलग से एक लेक्चर बना लेंगे, क्योंकि डिसीजन तो यही हुआ ना कि 4 लेक्चर में खत्म करेंगे, और 2 लेक्चर में ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो ठीक है, फिर अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। बाय।